दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे जिस तरह ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे। ज्ञान बिंदु का हम लोग होमवर्क सीरीज देख रहे थे। और ये जो है आपका होमवर्क सीरीज जो है कितना नंबर का है? 27 नंबर का है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया जाता है। जो भी टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर जाइएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है। तो चलिए, बिना देरी का शुरुआत करते हैं। आप अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है होमवर्क सीरीज आपके लिए रामबाण होगा। अगर आपका टेस्ट दे रहे हैं उसमें नंबर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इससे आपका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और कई सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ आंसर दे दीजिए, तो आंसर से आपका काम नहीं होने वाला है। वीडियो को देखिए, वीडियो में ज़्यादातर डिस्कस आपको मिलेगा, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया की सबसे ऊंची सुरंग सिकुला सुरंग का निर्माण शुरू किया गया, यह कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये चीज पूछा गया। तो ये सिंकुला सुरंग जो है, ये याद रखिएगा, इसकी अगर ऊंचाई की बात करिएगा तो ये कितना है? 15,800 फीट में। किलोमीटर नहीं बताना है, फीट बताना है। ठीक है, और ये सुरंग की बात करेगा, ये जो सिंकुला सुरंग है, क्या बोलिएगा? सिंकुला सुरंग जो है ये किसको किसको आपस में जोड़ेगा? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ेगा? तो लद्दाख से जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? लद्दाख के बीच है, तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? ये कल भी हमने आपको बताया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेला सुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेला सुरंग हो जाएगा। सेला सुरंग कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी लंबाई की बात करेगा या ऊंचाई की बात करेगा, तो इसकी ऊंचाई की बात करेगा तो 13,200 की फीट जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये भी चीज को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया तथा यह किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो ये जो संविधान पार्क है, ये बोल रहा है कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया और ये किसके द्वारा विकसित किया जाएगा, ये चीज पूछा गया था। और राज्य भी पूछा गया है। अगर बात करिएगा, यहाँ पर आपके दिया गया है संविधान पार्क। संविधान पार्क की अगर राज्य की बात करेगा तो ये कहाँ पर शुरुआत किया गया? तो याद रखनी है, महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय थल सेना के द्वारा। किसके द्वारा बोलिएगा? भारतीय थल सेना के द्वारा विकसित किया गया। अच्छा, यहाँ पर थल सेना जब आया है तो थोड़ी सी बात आपको ध्यान देनी चाहिए कि थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। अच्छा, यहीं पर आपको पूछा जाएगा कि वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस, और पूछ सकता है आपको नौसेना दिवस। ये सभी बात को पूछ सकता है। वायुसेना दिवस की बात करेगा तो हम लोग इसको 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और नौसेना दिवस की बात करेगा तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देश में भारत का स्थान क्या है? ऊर्जा उत्पादक में अगर देश पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? थर्ड नंबर का, तीसरे स्थान पर है भारत। और अगर बात करेगा पहले नंबर का कोयला ऊर्जा में बात करेगा तो ये चीन हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? आपका अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। और तीसरे नंबर का क्या हो जाएगा? आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देनी है। चलिए, और आज आपको बता देते हैं, आज जो है शाम में जो है इवनिंग में जो है फुल टेस्ट आएगा। ज्ञान बिंदु का जो भी टेस्ट होता था, फुल टेस्ट आपको आने वाला है। थर्ड, सेकेंड टेस्ट और फर्स्ट टेस्ट हमने करवा दिया है। इसका पीडीएफ हम आपको भेज दिए हैं और ग्रुप में भी टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया गया, उसको आप लोग बनाइए। और इसका फुल डिस्कस जो है शाम को 8 PM में आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस विकसित किया गया? ये नेट जीरो कार्बन कैंपस जो विकसित किया गया, ये कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। क्या बोलिएगा? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा किया जाएगा। और कुमार गुप्त याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। और इसको ध्वस्त किसने द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, ध्वस्त जो है मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, जिसका नाम याद रखिएगा क्या था? बख्तियार खिलजी। क्या बोलिएगा? बख्तियार खिलजी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचित बोरफुकन की 125 फुट
ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर किया गया? तो ये कहां पर किया गया है तो याद रखिएगा, लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची जो बात्रा है ये किया गया है असम में। और असम का अगर जगह का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? जोरहाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोरहाट। अच्छा, आपको पता होगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, क्या बोलिएगा? इसको हम लोग बोलते हैं स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का कहां पर है? याद रखिएगा ये हो जाएगा, आपको अगर बात करेगा तो ये 182 मीटर जो है इनकी ऊंचाई है। और बोल सकते हैं ये पर कहां पर हो जाएगा? गुजरात में। कहां पर हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। और ये नदी की बात करिएगा तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। और ये किसकी प्रतिमा है तो याद रखिएगा वल्लभ पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये प्रतिमा है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए इसकी ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो गुजरात राज्य में किया गया। कहां पर किया गया? गुजरात राज्य में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली बहुप्रशिक्षित अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? अंडर वाटर मेट्रो सेवा पूछेगा तब आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल, यानी बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल के कलकत्ता। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर बात करेगा वाटर मेट्रो सबसे पहले कहां पर शुरुआत किया गया था? इसको एकदम ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोच्चिन। क्या हो जाएगा? कोच्चिन हो जाएगा। केरल, कोच्चिन कहां पर पड़ते हैं? केरल में पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहला अगर मेट्रो ट्रेन पूछेगा कहां पर चला था तो वो भी आपका कोलकाता में चला था। कहां पर? कोलकाता में चला था। अगर देखिए आपको अगर अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा तब हो जाएगा कोलकाता, और सिर्फ वाटर मेट्रो पूछेगा सबसे प्रथम कहां पर चला था? कोच्चिन। तो शब्द पर एकदम ध्यान देनी है वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ की बात करेगा कब और किसके द्वारा किया गया, ये चीज पूछा गया। ये कब किया गया था तो याद रखनी है 6 अगस्त बोल सकते हैं 2023 को प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 6 अगस्त 2023 को। और किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना के तहत किन दो भारतीय राज्यों को जोड़ा गया? देखिए ये जब दक्षिण भारत में आप जाइएगा, ये जब दक्षिण भारत में यहाँ पर आपको क्या है? केरल है। ठीक, क्या है? केरल है। और केरल के जस्ट इधर जो है एक याद रखिएगा द्वीप है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो लक्षद्वीप और केरल के बीच कौन सा है? सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर परियोजना जोड़ा गया है। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, एक आपको और पूछा जाता है, याद रखिएगा कानी। क्या बोलिएगा? कानी, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है कानी। कानी परियोजना जो है किसके किसके बीच जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पर है तमिलनाडु और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसी दोनों के बीच जो जोड़ा गया था इसको हम लोग कानी परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा जो है किस वर्ष कुंभ को मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रूप में शामिल किया गया था? देखिए कुंभ की बात करेगा तो इसको जो विरासत में शामिल किया गया था कब? कुंभ 2017 में। कब किया गया था? 2017 में किया गया था। और इसकी जानकारी बात करेगा कुंभ की जानकारी जो है कहाँ कहाँ लगती है? तो कुंभ जो है याद रखिएगा भारत के 4 शहर में इसका किया जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा एक हरिद्वार। क्या हो जाएगा? हरिद्वार। और दूसरा बात की बात करेगा तो ये हो जाएगा प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। और तीसरा की बात करेगा तो ये एक हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। और ये एक हो जाएगा नासिक। ये 4 क्षेत्रों में जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस सभी का वर्णन जो है किस पुस्तक में मिलता है? CU की पुस्तक में। किसमें? CU की पुस्तक में। और CU की पुस्तक के बोल सकते हैं रचनाकार कौन हुआ करते थे? वेनसोंग। क्या बोलिएगा? वेनसोंग। वेनसोंग किसके दरबारी थे? तो याद रखिएगा ये हर्षवर्धन के समय आया था। क्या बोलिएगा? हर्षवर्धन के समय आया था। और इसने अपना शिक्षा दीक्षा कहाँ पर ली थी? तो याद रखिएगा ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, उसमें लिया गया था। और जब ये ले रहे थे शिक्षा, कल हमने आपको नहीं बता पाया था, तो उसका नाम क्या था? याद रखिएगा वहाँ का प्रोफेसर का तो बोल सकते हैं आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बने हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस विधानसभा द्वारा हो जनजाति कहाँ का है? झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। तो झारखंड का जनजाति जो है याद रखिएगा झारखंड विधानसभा ने, क्या बोलिएगा? झारखंड विधानसभा ने जो है 8वीं अनुसूची में हो जनजाति को शामिल करने का उद्देश्य रखा है। अब देखिए हो पता है कि नहीं? अब देखिए ये जो है 8वीं अनुसूची, यहाँ पर बात करेंगे अनुसूची। अनुसूची 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? भाषा का वर्णन किया गया। किसका? भाषा का। पहले जो है मूल संविधान की बात करेगा तो इसमें कुल 14 भाषा
हुआ करता था। लेकिन इसमें जो है संशोधन करके अभी वर्तमान में कितने भाषा हैं, 8 भाषा को जोड़कर 22 भाषा बना दिया गया है। तो इस यहाँ से रिलेटेड आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए 15वीं भाषा जो जोड़ा गया वो कौन जोड़ा गया, सिंधी। और सिंधी की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो बोल सकते हैं इसको जो जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब जोड़ा गया, 1967 में। कब जोड़ा गया, 1967 में। उसके बाद जो है याद रखिएगा 3 शब्द को जोड़ा गया, 3 भाषा को जोड़ा गया। उसका याद करने का ट्रिक है नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इस सबको जो जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन द्वारा, ये याद रखिएगा 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 4 शब्द को जोड़ा गया। कितने शब्द को जोड़ा गया, 4 शब्द को। उसको याद करने का ट्रिक है बोडमास। क्या बोलिएगा, बोडमास, यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये सब जो जोड़ा गया ये याद रखिएगा। 71 और 21 को जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। तो अभी भरकर कितना है, 22 भाषा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। कई बार बताए हैं, इडुटेरिया का जब हमने सेट कराया सेकंड सेट, उसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। तो ब्राह्मणों पर देखिए जजिया कर अगर बात करेगा सबसे प्रारंभ किसने किया था, तो याद रखिएगा सबसे मुस्लिम शासक जजिया कर, सिर्फ हम बोल रहे हैं जजिया कर। जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, ठीक है। तो याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा इसने जो है बच्चे, औरत और ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाता था। ऐसा कोई भी सुल्तान नहीं था जिसने कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। लेकिन प्रथम मुस्लिम शासक हुए तुगलक वंश के शासक, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, याद रखिएगा, यहाँ पर से पूरा नाम लिखे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करेगा, फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे, इसके दरबार में कई सारे दास रहते थे। याद रखिएगा ये दास को हम लोग किस नाम से जानते थे, ये जो एक व्यवस्था बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं दीवान ए बंदगान। क्या बोलिएगा, दीवान ए बंदगान के नाम से जानते हैं। कृषि के लिए इन्होंने कौन सी प्रथा चलाई थी, याद रखिएगा हर्ष ए सर्व। क्या बोलिएगा, हर्ष ए सर्व नामक व्यवस्था चलाई थी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में और याद रखिएगा, इन्होंने जो है इनके द्वारा बोल सकते हैं खैरात। क्या बोलिएगा, बोल सकते हैं दीवान एक खैरात एक व्यवस्था चलाई थी, जिसमें याद रखिएगा क्या करता था, इन्होंने जो है दान विभाग की व्यवस्था किया था। क्या बोलिएगा, दान विभाग की व्यवस्था किया था। और इसके द्वारा जो पेंशन विभाग था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा दीवान ए इस्तिहाक। क्या बोलिएगा, दीवान ए इस्तिहाक। ये जितने भी हमने प्रश्न बताए आपको, ये जो है बिहार दरोगा और बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न ज़्यादा डीपली करके पूछे गए। ये सब बात को एकदम आपको याद रखनी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मनसबदारी व्यवस्था का सैन्य संगठन की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया, तो मनसबदारी व्यवस्था की बात करेगा तो ये कब किया गया, 1572 में लगभग किया गया था। ये एक बार देख लीजिएगा। और ये किसने किया था, तो अकबर ने। अकबर किस वंश के शासक हुआ करते थे, मुगल वंश के शासक। अकबर की बात करेगा तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो याद रखिएगा इनकी कार्यकाल की बात करेगा तो इनका कार्यकाल 1556 से लेके 1605 तक देखने को मिले हैं। कब तक, 1556 से लेके 1605 तक। इनके द्वारा कई सारे कार्य किए गए, जिसने सबसे पहले इसमें याद रखिएगा तीर्थ यात्रा को प्रतिबंध किया, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा जजिया कर को भी इन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। क्या बोलिए, जजिया कर को भी समाप्त कर दिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या किया, मजहर की घोषणा की। क्या बोलिएगा, मजहर की घोषणा इन्हीं के द्वारा किया गया। उसके बाद याद रखिएगा गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का भी निर्माण इसी के द्वारा। क्या बोलिएगा, बुलंद दरवाजा का भी निर्माण इसी के द्वारा किया गया। और तीर्थ यात्रा को समाप्त कब किया था, 1563 में। जजिया कर को समाप्त कब किया, 1564 में, ठीक है। याद रखिएगा महरजर की घोषणा कब किया, 1579 में किया। और बुलंद दरवाजा का निर्माण कब किया, 1575 में किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई और डाक प्रथा का प्रचलन करवाया, तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्या बोलिएगा, शेरशाह सूरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, ये आपका बिहार दरोगा पूछा है, तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा, फरीद खान। क्या बोलिएगा, फरीद खान हो जाएंगे। शेरशाह सूरी ने जो ये बोल सकते हैं ग्राउंड ट्रक रोड का, इसको भी हम लोग किस नाम से जानते हैं, NH1 और NH2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। NH1 की बात करेगा तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और NH2 तो अभी जो है ये शेरशाह सूरी ने ग्राउंड ट्रक रोड का निर्माण किया था। अभी ये कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा ये बोल सकते हैं गुजरात से लेके असम तक है। कहाँ तक है, गुजरात से लेके असम तक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, प्राचीन भारत के किस सिख खगोल शास्त्री को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता कहा गया। तो प्राचीन भारत के किस खगोल शास्त्री को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जन्मदाता, तो ये हो जाएगा ब्रह्मगुप्त को। क्या कहा गया, किसको कहा गया, ब्रह्मगुप्त को कहा गया। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। पढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल में। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इससे जो इस्तीफा दिया था, बोल सकते हैं ये कार्यकारिणी परिषद से, इसका नाम क्या हो जाएगा, शंकर नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शंकर नारायण हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसी जलियांवाला बाग हाथ में याद रखिएगा कांड में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी, तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने बोलेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और याद रखिएगा इसने जो है, बोल सकते हैं जमना लाल बजाज, क्या बोलिएगा, जमना लाल बजाज ने जो है, याद रखिएगा राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। क्या बोलिएगा, राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इन सभी बातों को ध्यान देनी है। आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर माना था, तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन को। क्या बोलिएगा, खिलाफत आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की बात करेगा तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में प्रारंभ हुआ था। और ये याद रखिएगा किसके नेतृत्व में, तो अली बंधु इसका जो है नेतृत्व कर रहे थे। अली बंधु में दो भाई हुआ करते थे, तो याद रखिएगा एक का नाम था शौकत अली और एक का बात करिएगा तो ये हो जाएगा मोहम्मद अली। और इसको जो है समर्थन किसके द्वारा मिला था, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन कब किया गया था, 1905 में। और इसके बाद जो शिष्टमंडल का एक बोल सकते हैं मुखिया जो लॉर्ड मिंटो से मिला, उसका नाम क्या हुआ था, आगा खां हुआ था। आगा खां, याद रखिएगा क्या नाम हो जाएगा, आगा खां। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो याद रखिएगा आगा खां को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया, पूछ ही लिया क्वेश्चन, तो ये हो जाएंगे आगा खां को बनाया गया। किसको बनाया गया था, आगा खां को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक किस आंदोलन में। देखिए एक जो है बोल सकते हैं बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करिएगा तो ये कब किया गया, 19 जुलाई को। क्या बोलिएगा, 19 जुलाई 1905 को किया गया। ठीक है, 19-20 जुलाई जो भी रहे, लेकिन इसी के विरुद्ध में इसको नहीं करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चला था, 7 अगस्त को। क्या बोलिएगा, 7 अगस्त को चला। ठीक है, और ये कब भी चला, 1905 में। इसी आंदोलन में बोल सकते हैं कि जितने भी महिला पुरुष सभी ने योगदान दिया और इसी आंदोलन में कई नारे गुजरे, लेकिन इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था, वंदे मातरम था। क्या बोलिएगा, वंदे मातरम था। लेकिन इस आंदोलन के होने के बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो जाता है। और ये गवर्नर कौन हुआ करते थे उस समय, याद रखनी है करजन। क्या बोलेगा, करजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से की गई। प्रेरणा से पूछेगा किसकी प्रेरणा से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन। क्या बोलिएगा, केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ठीक है, और बात करेगा प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के गठन की बात करेगा तो इसका गठन कब किया गया था, तो याद रखनी है 1967 को। कब बोलिएगा, 1967 में किया गया। और बोल सकते हैं इसका किसने किया, किसके द्वारा किया गया था, तो आत्माराम पंडुरंग। क्या बोलिएगा, आत्माराम पंडुरंग हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर से अगर प्रेरणा पूछेगा तो ये केशव चंद्र सेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजरी सेना और वानर सेना ये संबंध गांधी जी के किस आंदोलन से था, तो याद रखिएगा नमक कानून का जब उल्लंघन किया गया। और ये कब हुआ, 1930 में। इसी के बाद एक आंदोलन चलाया गया, याद रखनी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बोलिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी की याद रखिएगा कौन थे समर्थक, तो मंजरी सेना और वानरी सेना का बात किया गया। इसी आंदोलन में याद रखिएगा महिलाओं ने भी भाग लिया था। किसने लिया था, महिलाओं ने भाग लिया था। और ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1930 में। और इसको स्थगित किया गया था, एक समझौता हुआ था स्थगित करने में। और वो समझौता कौन हुआ था, याद रखनी है गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता कब होता है, 5 मार्च 1931 को। कब होता है, 5 मार्च 1931 को। और इसी समझौता के बाद गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा, तो याद रखनी है जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। आगे की सवाल देखिएगा, भारत के संविधान में नागरिकों के उत्तरदायित्व का वर्णन कहाँ मिलता है। तो भारत के संविधान में नागरिकों का उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व कहाँ पर मिलेगा, मौलिक कर्तव्य में। कहाँ पर मिलेगा, मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मौलिक
मौलिक कर्तव्य की चर्चा संविधान के किस भाग में अगर पूछेगा तो भाग 4 का क। और अनुच्छेद अगर आपको पूछ दिया तो अनुच्छेद बतानी है 51 का क। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था तो याद रखनी है रूस के संविधान से। आपको पता है कि भारत के संविधान के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 0/सन्नाटा था। लेकिन एक संशोधन होता है, याद रखनी है 42वां संविधान संशोधन, और ये कब होती है 1976 में। इसमें याद रखनी है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, 10 मौलिक कर्तव्य को। और उसके बाद जो एक संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसमें भी एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 10 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 11। और ये सभी जो जोड़ा गया किस कमेटी के सिफारिश पर, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो ये बात को एकदम ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर किस राज्य का है। उच्च जीवन स्तर पूछे, स्वास्थ्य में पूछे, पढ़ाई में पूछे, ये सब कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल अगर पूछेगा सबसे अधिक जो है बोल सकते हैं लिंगानुपात वाला कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है यही हो जाएगा। सबसे अधिक बोल सकते हैं शिक्षा में कौन हो जाएगा, सबसे अधिक बोल सकता है स्वास्थ्य में प्रभावी राज्य कौन है, तो ये सभी कौन हो जाएगा, केरल हो जाएगा। आगे की सवाल के देखेंगे, रिजर्व बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालय भारत के कितने शहरों में स्थित है। देखिए रिजर्व बैंक की बात करेगा तो ये अधिनियम कब आया था, तो 1934 में। और इसका गठन कब किया गया, 1935 में। तो 1935 से 1937 तक की बात करेगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहा, कलकत्ता में रहा। कहाँ पर रहा, कलकत्ता में रहा। और कलकत्ता से 1937 के बाद जो है अब तक, 1937 से अब तक बोल सकते हैं और आगे भी, ये मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से जो है इसका जो 4 शहर में स्थानीय प्रधान, क्या बोलिएगा, स्थानीय कार्यालय जो बनाया गया वो कहाँ पर, तो याद रखनी है एक हो जाएगा आपका दिल्ली, दूसरा याद रखनी है आपका हो जाएगा मुंबई, क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा की बात करेगा तो एक हो जाएगा आपका चेन्नई, क्या हो जाएगा, चेन्नई। और चौथा हो जाएगा आपका कोलकाता, क्या हो जाएगा, कोलकाता। तो ये 4 शहर का एकदम नाम आपको याद रखनी है। आगे की सवाल देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई तथा इसके पहले उपाध्यक्ष कौन बनाए गए। पहली पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट कब किया गया था, तो 1951 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो अध्यक्ष इनका कौन था, तो याद रखनी है ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री थे। क्या बोलिएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात किया गया इनके उपाध्यक्ष, इनके पहले उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो याद रखनी है गुलजारी लाल नंदा, क्या हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदे हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देनी है। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था, तो याद रखनी है हेरल्ड डोमन मॉडल पर। किससे बोलिएगा, हेरल्ड डोमन मॉडल पर आधारित था। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, भारत की वह महारत्न कंपनी जिसे गोल्डन विकास पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया, ये कौन हो जाएंगे, भेल हो जाएंगे। क्या बोलिएगा, भेल हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो भोपाल में है। इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, भारत, और बोल सकते हैं एस से हो जाएगा हैवी, क्या बोलिएगा, भारत हैवी। और बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल, क्या बोलिएगा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, किसने गांधी के दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा के पेरिस की यात्रा से किया, ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, क्या बोलेंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था, आपको पता है, कटक में, उड़ीसा के कटक में। और याद रखिएगा इन्होंने जो है कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष की बात करिएगा, एक 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। और इसमें जो है याद रखिएगा इन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इनके बाद फिर कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे, क्या बोलिएगा, राजेंद्र प्रसाद। दिल्ली चलो, क्या बोलिएगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार दरोगा में, ठीक है। चलिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, तो 1873 को याद कर लीजिए। और यह कहाँ पर किया गया था, मुंबई में। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा महात्मा ज्योतिबा फुले, क्या बोलिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको और पूछ सकता है, याद रखनी है, यहाँ से पूछ सकता है आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था। पूछ सकता है आपको ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था।
आपको पूछ सकता है आत्मीय समाज का स्थापना कब किया गया था। आत्मीय समाज का स्थापना थोड़ा देर पहले प्रार्थना समाज तो हो गया था, तो यहाँ से ये सब क्वेश्चन को पूछे जाने की अधिक संभावना रहती है। आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में, और किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में, और ये तीनों दोनों किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 12 फरवरी 1922 को किस स्थान पर हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को रद्द करने का फैसला लिया गया? तो ये बात करिएगा, देखिए एक जो है 5 फरवरी, 5 फरवरी को एक घटना हो जाता है, और वो कौन घटना होता है? चौरी चौड़ा कांड। क्या बोलिएगा? चौरी चौड़ा कांड। और ये कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक पुलिस थाने को जला दिया जाता है, जो भी असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी करता थे। क्या बोलिएगा? असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारी नेता थे। ठीक है, और इसके द्वारा जो है ये पुलिस थाना को जला दिया जाता है। उसके बाद जो है गांधी जी उस समय कहाँ पर थे? बारदोली में थे। तो बारदोली से ही याद रखिएगा, ये 12 फरवरी को जो है याद रखिएगा 1922 को असहयोग आंदोलन को निरस्त करने का विचार किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ 2025 के लिए एआई चैट बुक कुंभ सहायक का शुभारंभ कितनी भाषाओं में किया? 11 भाषाओं में किया। कितनी भाषाओं में किया? 11 भाषाओं में किया था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो याद रखनी है सिक्किम में है। क्या बोलिएगा? सिक्किम में है। अब यहाँ पर बात आता है, थोड़ा सा समझिए, यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपको, यहाँ पर आता है बात यूनेस्को का। क्या बोलिएगा? यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय की बात करिएगा, इसका पहले गठन की बात करिएगा। इसका गठन कब किया गया? तो याद रखिएगा गठन किया गया 1945 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछा जाएगा तो आपको कहाँ पर हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। यूनेस्को का काम है विश्व धरोहर स्थल में शामिल करना। इसमें भारत कब शामिल हुए थे? तो याद रखनी है 1983 में। अब देखिए यहाँ पर से आपको पूछा जाएगा सवाल, जो 39वीं किसको शामिल किया गया है? 40वीं याद रखनी है, 41वीं और 42वीं। अभी जो है इसमें कितना शामिल किया गया है? 43वां। 43वां भी याद रखिएगा। 39वां क्या हो जाएगा? रामप्पा मंदिर हो जाएगा तमिलनाडु का। 40वां क्या हो जाएगा? शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हो जाएगा होयसल का मंदिर 41वां, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। 42वां क्या हो जाएगा? होयसल का मंदिर हो गया, और 42वां भी शामिल किया गया था। याद रखिएगा 42वां क्या किया गया था, सॉरी ये जो है रामप्पा मंदिर। उसके बाद 40वां जो है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं हम लोग, यहाँ पर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अगर बात करिएगा, देखिए यहाँ पर बात करिएगा, यहाँ पर 40वां कौन हो जाएगा? 39वां हो गया रामप्पा मंदिर, 40वां हो गया धौलावीरा। क्या बोलिएगा? धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, और अगर 41वां की बात करेगा तो ये हो जाएगा शांति निकेतन, और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। और 42वां हो जाएगा होयसल का मंदिर। ठीक है, और 43वां की बात करेगा तो ये हो जाएगा अभी मोइद्दम। और मोइद्दम कहाँ पर है? याद रखिएगा असम में जो है, असम में एक वंश था, याद रखिएगा उसी की कब्र को शामिल किया गया है। तो यहाँ से ये सब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कौन सा है तथा किस राज्य में निर्मित किया गया है? ये चीज़ पूछा गया है, तो ये किस में है? याद रखिएगा ये हो जाएगा पंबन ब्रिज। क्या बोलिएगा? पंबन ब्रिज। और पंबन ब्रिज आपको पता है कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु को ये किससे जोड़ेगा? तो रामेश्वरम को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से छोटा दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है? हम बताए थे कि आपको जितने भी झूठी वाली घटना होगा, ये किसका उदाहरण हो जाएगा? अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण याद रखिएगा। जैसे पूछेगा बाल्टी में जो है पानी भरा हुआ है और उसमें सिक्का उठा हुआ प्रतीत दिख रहा है, ये किसके कारण? अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा पानी में जो है, तालाब में मछली जो है थोड़ा सा ऊपर उठाई दिख रहा है, ये भी किसके कारण? अपवर्तन। तो ये सब अपवर्तन के उदाहरण है। आगे की सवाल देखिएगा, रडार द्वारा जहाज की स्थिति जानने हेतु किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग का। किसका किया जाता है? रेडियो तरंग की प्रवृत्ति की जांच की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु अभिक्रियाओं में उत्पन्न और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति विकिरण जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा के रूप में उपयोग करते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा? गामा किरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गामा किरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो समान दूर या दूर से मार्ग में झुक जाती है।
प्रकाश के झुकने की इस घटना को क्या कहते हैं? मान के चलिए यहाँ से कोई प्रकाश आया, ठीक है? और वो क्या हुआ, दूर हट गया, दूर या दूर मार्ग से झुक गया, यानी कि इसको जो है यहाँ चल गया, ये चीज़ पूछा गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में कोई प्रकाश आता है तो वो विचलित होकर दूर हट जाती है, और विरल से जब सघन में आएगा तो वो क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये जो है किसकी घटना हो जाएगा, अपवर्तन का घटना हो जाएगा। किसका घटना हो जाएगा, अपवर्तन का घटना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर है श्वेत प्रकाश, यानी कि बोल सकते हैं श्वेत प्रकाश। क्या बोलिएगा, श्वेत प्रकाश। यहाँ पर श्वेत प्रकाश से जब प्रिज्म को गुजरता है तो कौन सा वर्ण सर्वाधिक विचलित होता है, यानी कौन सा रंग यहाँ पर होगा, रंग जो है वर्ण विक्षेपण। इसको यहाँ से मान के चलिए ये जो है इस प्रकार का है। यहाँ से जब श्वेत प्रकाश गुजराएंगे 7 रक्तों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी, और बैगनी के याद रखिएगा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए ये विचलित सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण, समतल दर्पण पूछेगा तो याद रखिएगा वस्तु की प्रतिबिंब जो है याद रखिएगा कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक, वेग की बात करेगा, प्रकाश की वेग यानी कि इसका बोल सकते हैं चाल। चाल एक अदिश राशि है, इसीलिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, वेग का प्रयोग करते हैं। और ये किसने प्रस्तुत किया था, सबसे पहले रोमर ने। किसने, रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कितना किया था, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों की अभिसरण और अपक्षरण करने की यात्रा को क्या कहते हैं, मात्रा को, इसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस बोलेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको लेंस का क्षमता। क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता को बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा, तो प्रकाश के किसके द्वारा हो जाएगा, आइरिस। क्या हो जाएगा, आइरिस, या इसी को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलेंगे, परितारिका बोलेंगे। और यहाँ पर बोलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये भी पूछा जाएगा। प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनता है, और पूछा जाएगा कि आंख के दान में किसका दान करते हैं, ये सब चीज। प्रतिबिंब पूछेगा तो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और आंख पर, आंख दान में कौन सा देता है, तो याद रखिएगा कॉर्निया वाला भाग। क्या बोलेंगे, कॉर्निया वाला भाग को दान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया मानव शरीर के किस अंग द्वारा रक्त से पृथक, यानी पृथक मतलब अलग होता है, ये किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा। किसके द्वारा, किडनी के द्वारा होता है। ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क से प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 लगभग सीसी होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखेंगे, मानव गुर्दे से बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है, तो याद रखिएगा ये जो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑक्जिलेट हो जाएगा। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा आपका फेफड़ा यानी लंग्स। क्या बोलेंगे, लंग्स को बोलेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, प्रत्येक गुर्दा बड़ी संख्या से उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रत्येक गुर्दा बड़ी संख्या के उत्सर्जन इकाई से बना होता है, इसे क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, मानव द्वारा उत्पादित मुख्य अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो ये हो जाएगा पदार्थ, यहाँ पर वो देना चाहिए। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हो जाएगा आपका अमोनिया। क्या हो जाएगा, NH3 इसको बोलते हैं, अमोनिया हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है, तो रंध्र से होता है, पत्ती के रंध्र से, या इसको हम लोग इंग्लिश में स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखेंगे, अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है लीवर। क्या बोलेंगे, लीवर, या इसी को बोला जाता है यकृत। क्या बोला जाता है, यकृत। यकृत का वजन की बात करेगा तो ये कितना होता है, तो लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है, 1.5 kg होता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, तो बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलेंगे, बोमेन कैप्सूल के नाम से जानते हैं। कैप्सूल कहने का मतलब हुआ ये जो है इस तरह से होता है, इसका संरचना देख लीजिए, ये इस तरह से इधर आता है और ये इस तरह से ऊपर पे रहता है, ये याद रखिएगा, इसीलिए इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, एक वयस्क मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितना होता है, यानी कि किडनी का वजन पूछ रहा है, तो 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो परमाणु भार पर किया। क्या बोलेंगे? परमाणु भार पर किया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे के सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 आवर्त होंगे। क्या होंगे? 7 आवर्त होंगे और 9 वर्ग होंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका खड़ी लाइन जो होता है ये वर्ग होगा, और ये लेटी लाइन जिसको हम लोग क्षैतिज के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल के नाम से भी जानते हैं, ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ये बोल सकते हैं आवर्त होगा। क्या होगा? आवर्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया? देखिए निष्क्रिय गैस की खोज उस समय नहीं हुआ था, लेकिन ये जीरो वर्ग रख दिया था। जीरो वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीरो समूह। और निष्क्रिय गैस की बात करेगा तो ये मोसले ने जो है 18वीं वर्ग में रखा था इसको। और इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे सबसे पहले आपको याद रखनी है हीलियम। हीलियम के बाद क्या आता है? नियॉन। क्या बोलेंगे? नियॉन। हीलियम नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। क्या हो गया? आर्गन। उसके बाद क्या हो गया? क्रिप्टन। क्या बोलेंगे? क्रिप्टन। उसके बाद क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? जेनॉन हो जाएगा। ये 6 तत्व जो है क्या है? अपने आप में बोल सकते हैं नोबेल गैस बोलते हैं, इसी को अक्रिय गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव के आवर्त सारणी में किस तत्व को उचित स्थान प्रदान नहीं किया गया था? तो हम इसको बोलते हैं अवारा तत्व के नाम से, यही तत्व नाम रखा था अवारा तत्व, और इसको हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलिएगा? हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार कौन सा आवर्त अपूर्ण है? तो याद रखिएगा अपूर्ण की बात करेगा तो ये कौन सा बोल सकते हैं आवर्त जो है अपूर्ण है? ये 7वां आवर्त बात करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम को आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया? देखिए एक हो गया पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, ये सब जो है फर्स्ट ग्रुप में, प्रथम ग्रुप में रखा गया। ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम। और सबसे अगर भारी पूछेगा तो ये हो जाएगा ओस्मियम। क्या बोलिएगा? ओस्मियम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अकरिय गैसों में सबसे भारी गैस और सबसे हल्की गैस। अकरिय गैस में सबसे अगर हल्की पूछेगा आपको तो याद रखिएगा, और सबसे यहाँ पर भारी भी पूछ सकता है। सबसे हल्की और भारी पूछा है, सबसे हल्की हो जाएगा अकरिय गैस यहाँ पर दिया गया है, तो ये हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। और सबसे भारी पूछेगा तो ये हो जाएगा जेनॉन। क्या हो जाएगा? जेनॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी पुरानी का पहला और अंतिम तत्व कौन सा होगा? पुरानी का पहला तत्व पूछेगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या बोलेगा? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पूछ रहा है और अंतिम पूछेगा तो ये हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये आधुनिक आवर्त सारणी का किसके द्वारा किया गया? मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। और इसने किसकी स्थापना पर किया था? तो याद रखनी है परमाणु संख्या के आधार पर इसको सजाया था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। तत्वों के वर्गीकरण के लिए तिर्यक नियमन किसने दिया था? डोवनियर ने। किसने दिया था? डोवनियर ने दिया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, डोवनियर हो जाएगा। और याद रखिएगा अष्टक नियम, एक अष्टक नियम भी हुआ करता था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा न्यूलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूलैंड के द्वारा। ठीक है, इसने जो है इसको संगीत का भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुल 56 तत्व खोजे गए थे। और इसमें बात करिएगा जैसे कि बोल सकते हैं एक तत्व यहाँ पर है, एक पहला, और बोल सकते हैं यहाँ पर पहला और तीसरा शब्द के, पहला और तीसरा बोल सकते हैं, पहला और तीसरा शब्द के योग में जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये दूसरा तत्व जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम से प्रेरित होकर तत्वों के वर्गीकरण हेतु नए नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? इसके बाद किसने दिया था? मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन ग्रुप में शामिल नहीं है? कार्बन ग्रुप किसको तत्व कहते हैं? 14वां तत्व को। जैसे हो गया एक का कार्बन हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर इसको काटिए, यहाँ पर लिखते हैं कार्बन हो गया। कार्बन के बाद जो है आपको याद रखनी है एक होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। उसके बाद होता है, याद रखनी है, जर्मेनियम। क्या बोलिएगा? जर्मेनियम होता है। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और ये याद रखिएगा इस तरह से होता है। तो सिलिकॉन होता है टीन, एक होता है, याद रखिएगा ये एक टीन होता है और एक शीशा होता है। शीशा और टीन को याद रखिएगा। रेडॉन और आर्गन ये दोनों क्या है? अक्रिय गैस है। तो ये नहीं होंगे तो ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथेनाइट्स तथा एक्सिनाइट समूह तत्व के किस ब्लॉक में आते हैं? तो एफ ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं? एफ ब्लॉक में आते हैं। और किसकी संख्या कितनी है? तो 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 तत्व आते हैं एफ ब्लॉक में। आगे की सवाल देखिएगा, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्रमशः क्या? क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं।
ये वाला रेखा, और ये वाला रेखा को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है? चलिए, आगे की सवाल देखिएगा, किसने यह माना था कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व, आगे चलकर तत्वों का विकास नहीं होगा? ये यहीं पर रुक गए थे, अभी तुरंत हमने बताया न्यूलैंड। क्या बोलेंगे? जिसने अष्टक नियम दिया था, ठीक है? चलिए, आगे सवाल देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का पहला योजना अवकाश कब से कब तक रहा था? तो 1966 से कब तक रहा था? 69 तक रहा था। कब रहा था? दूसरा की बात करेगा तो 1978 से 80 तक रहा था, और तीसरा जो है 1991 से 92। इसको हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो यह 1978 से 80 के बीच रहा था, और इसको हम लोग किस नाम से, कौन प्रधानमंत्री थे? तो याद रखनी है, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे, ठीक है? चलिए, आगे की सवाल देखिएगा, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा, राव मनमोहन, क्या बोलिएगा? राव मनमोहन पर आधारित है, सिंह मॉडल पर आधारित है, ठीक है? चलिए, आगे की सवाल देखिएगा, एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत किस राज्य द्वारा सबसे पहले किया गया? ये चीज पूछा गया, तो ये असम से। कहाँ से हुआ? असम से, ठीक है? चलिए, आगे की सवाल देखिएगा, भारत में बजट का पिता किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जेम्स विल्सम को कहा जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, और इन्होंने कब किया था? 1860 में सबसे पहले बजट पेश किया था, ठीक है? अब देखिए, ये जो है आपका कल का होमवर्क है। जैसे करंट अफेयर में 141 से 145 पेज, क्वेश्चन बैंक में 361 से 370, हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन 1941 से 47 पर क्या आना है, पॉलिटी में भाग 5 कैग पर क्या आना है, ज्योग्राफी में भारत की जनसंख्या, और स्टैटिक जीके में भारत के प्रमुख मेले, ठीक है? इसको एक बार देख के आइएगा, और कल हम आपको बताएंगे ही। और आज शाम में जो है फुल सेट आएगा, उसका पीडीएफ हम आपको भेज दिए हैं, उसको एक बार बना लीजिएगा, और शाम में उसका फुल डिस्कस आने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।